हाँ, वेलकम अगेन किड्स। अब हम इस फोर्थ चैप्टर क्लास 10th के लास्ट में पहुंच चुके हैं। लास्ट टॉपिक्स ऑलमोस्ट अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स वर्ल्ड ट्रेड। अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स हमारा नया टॉपिक है। तो अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स का मतलब ये लड़ाई के जस्ट इनिशियल सालों की बात है। तो 1950 से 70 तक ग्रोथ रेट 8% था वर्ल्ड ट्रेड का, पूरी दुनिया का। और जो इनकम थी वो 5% थी। मतलब ये कांस्टेंट थी 1950 से 70 तक। इसको बस इतना ही रखना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद आता है डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, नया टॉपिक। तो डीकोलोनाइजेशन का मतलब ये है कि जो कॉलोनीज थी वो फ्री हो रही थी, यूरोपियन कंट्रीज उनको छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो इंडिपेंडेंस मिल रहा था, जैसे हमारे देश को भी मिला। तो पहला पॉइंट, कॉलोनीज वर गेटिंग फ्रीडम, यही नोट्स हैं। ड्यू टू द लॉन्ग एक्सप्लॉइटेशन दे वर फाइंडिंग इट हार्ड टू सर्वाइव, क्योंकि देश में कुछ छूट था ही नहीं। ऑन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो सब कुछ र्यून करके गए थे। तो यहाँ से सब एक्सप्लॉइट करके लेके चले गए थे, तो हमारे पास कुछ था नहीं, फैक्ट्रीज नहीं थी। हम आज़ादी के टाइम साइकिल भी नहीं बना सकते, एक सिलाई मशीन नहीं बना सकते थे, आप ये समझिए। तो IMF वर्ल्ड बैंक वर डिज़ाइन टू हेल्प इंडस्ट्रियल नेशंस ओनली। IMF और वर्ल्ड बैंक डिज़ाइन तो किए थे दुनिया की हेल्प करने के लिए, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी मानने की बात है, ये इस तरीके से इसकी शर्तें थी कि ये इंडस्ट्रियल नेशंस लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ को ही, US को ही ये हेल्प करता था ज़्यादा। तो जब इंडस्ट्रियल नेशन थे उन्होंने तो अच्छी ग्रोथ कर ली, जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज़ ने। ये रिबिल्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को रिबिल्ड बहुत जल्दी कर लिया, इसीलिए जापान इतना आगे है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, जैसे इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, उन्होंने फिर अपने वेलफेयर के लिए, क्योंकि उनका कुछ भला नहीं हो रहा था IMF वर्ल्ड बैंक से, उन्होंने एक ग्रुप बनाया G77। तो एक क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है अबाउट G77, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय G70? तो G77 इज अ ग्रुप formed by the developing countries who were finding alienated बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। जो ये डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो कॉलोनीज थे पहले किसी की, वो अपने को थोड़ा अलग पा रहे थे, उनकी हेल्प नहीं हो पा रही थी वर्ल्ड बैंक से, तो दे फॉर्म्ड अ ग्रुप दैट इज कॉल्ड G77। तो ये मान के चलिए G77 डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप था। तो उन्होंने क्या डिमांड रखी? दे डिमांडेड, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, G77 का। तो दे डिमांडेड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया जाए। यहां से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बने, इसका मतलब ऑल द डिसीजन शुड नॉट बी लेफ्ट विद IMF एंड वर्ल्ड बैंक, मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक पे ही सब कुछ फोकस ना रहे। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं इनको। G77 एक नया इकोनॉमिक तरीका बनाया जाए दुनिया में, जिसमें जो IMF वर्ल्ड बैंक जो डिसीजन लेते हैं वही ना चले। दे वॉन्टेड कंट्रोल ऑफ देयर नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को आपने बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, अब हम किसी को ये आज्ञा नहीं देंगे कि हमारी रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, हमारे रिसोर्सेज हमारे हैं, कोई इसको एक्सप्लॉइट ना करे। तीसरा डिमांड जो था, दे वॉन्टेड एक्सेस टू डेवलप कंट्रीज मार्केट। और तीसरा डिमांड उन्होंने ये रखा कि हम जो भी सामान बनाएं वो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट में भी बिके, यानी तुम्हारे मार्केट में हमारा सामान भी बिके, जैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट पहले बिकता था, उन्होंने ख़त्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ये तीन डिमांड थी उनकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर से बोल रहा हूँ। उसके बाद का टॉपिक है एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ब्रेटन वुड का एंड, वैसे ब्रेटन वुड का एंड नहीं हुआ, IMF और वर्ल्ड बैंक का एंड नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का इनिशिएटिव जरूर शुरू हो गया, मतलब इनिशिएशन हो गया फ्रॉम 1960 ऑनवर्ड। 96 फाइनेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वाज गेटिंग वीक। US की जो है, इसके बाद फ्रॉम 1960 के बाद US की जो फाइनेंस और कंपटीशन था दुनिया से, वो स्ट्रेंथ जो हर वक्त वो जीत जाता था, वो थोड़ा वीक पड़ने लगा। क्यों पड़ने लगा? राइजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जो उसकी MNCs उसने दूसरे देशों, ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट का मतलब जहां US ने कंपनीज अपनी खोल रखी थी दूसरे देशों में, MNC जिसको बोलते हैं, भी पढ़ेंगे हम। जो कॉस्ट आ रही थी ओवरसीज दुनिया में, MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं अमेरिका ने, जैसे कोक है, पेप्सी है, ये अमेरिकन कंपनीज हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही थी। उसकी जो ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट था वहाँ उसकी कॉस्ट बढ़ रही थी।
तो डॉलर को जो कि एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे रखा गया था, डॉलर कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड। अब डॉलर जो है अपनी जो वैल्यू थी हम रखा था $35 इक्वल टू 1 आउंस गोल्ड, इसको ये सस्टेन नहीं कर पा रहा था, मेंटेन नहीं कर पा रहा था। आप सोचेंगे कि मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहा था, वो डिस्कस करते हैं अभी। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था ये वाला, ये जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में चेंज कर दिया गया। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में इसको चेंज कर दिया गया। डिपेंड क्यों, और ये किस पे डिपेंड करता है? जैसे आज है, आज क्या चलता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कि आज डॉलर की कॉस्ट 60 रुपये, कल 63 रुपये, परसों 70 रुपये, 78 रुपये रोज। और ये किस पे वेरी करता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। इसी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट काम क्यों नहीं कर रहा था। जब किसी की डिमांड और सप्लाई पे मार्केट चलता है, देखो जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो उसकी कॉस्ट क्या है? सस्टेन रहती है। अब जिसकी डिमांड मार्केट में नहीं है तो बिकेगा कैसे? तो डिमांड और सप्लाई पे अलग अलग रोज चेंज हो जाती है चीज़ें। अब जिसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है ना, डिमांड ज़्यादा है तो कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं हम, और किसी दिन डिमांड कम है तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ऐसे डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। फ्रॉम 1970 इनिशियली डेवलपिंग कंट्रीज, जो स्टार्टिंग में जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, अप्रोच्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर मॉनेटरी हेल्प। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक, मॉनेटरी, इनको मॉनेटरी मतलब पैसा, पैसे की हेल्प के लिए इन्होंने अप्रोच किया, लेकिन उनका हेल्प नहीं हो रहा था, जैसे अब पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लेटर ऑन दे वर फोर्स्ड, उनको फोर्स किया गया कि बोरो फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स ऑफ वेस्ट। वेस्ट के जो प्राइवेट बैंक हैं वहाँ जो है आप क्या करें, वहाँ से लोन ले लें, कमर्शियल बैंक जो है अमेरिका के, ब्रिटेन के। विच लेड टू, उससे क्या हुआ? अब बैंक्स, प्राइवेट बैंक से कोई कर्जा लेता है बहुत खतरनाक होता है ना प्राइवेट से, तो डेप्ट क्राइसिस बढ़ गया, यानी कर्जा हो गया। विच लेड टू लोअर इनकम, उसकी वजह से लोअर इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपिंग कंट्रीज में आम हो गया, कॉमन हो गया। फिर वही बात हो गई। उसके बाद एमएनसीज की हम बात करेंगे। चाइना ने 1949 में वहाँ एक रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ उसने अपनी नई पॉलिसी से अपने को रिबिल्ड किया, इसलिए चाइना आज बहुत आगे निकल रहा है। चाइना की पॉलिसी, एक तो चाइना में लो वेजेस हैं, और वहाँ यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, तो वहाँ से कंपनी सब भाग गई, इधर की ओर आने लगी। तो एमएनसी चाइना, इंडिया, ब्राज़ील में यहाँ पर वेजेस क्या है, सैलरी क्या है लोगों की, बहुत कम है। तो दैट्स वाई एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स के बारे में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमएनसीज, तो इसको आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो एमएनसी जो है वो एक ही कंट्री, कोई एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में जिसके एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उसे एमएनसी बोल देते हैं हम। टाटा भी कंपनी जो है वो एमएनसी है, इंडिया में तो है ही, बाहर भी हैं, पेप्सी, कोक, ये सब एमएनसीज हैं। ये क्यों जाते हैं? देखिए उसके कुछ नुकसान, कुछ फ़ायदे होते हैं, डिटेल यहाँ नहीं पढ़ना है अपने, बस इतना समझ लीजिए कि ड्यू टू लो वेजेस, कम सैलरी देनी पड़ती है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। हमारे वहाँ जो कॉल सेंटर्स हैं, जो आपके पास फ़ोन आते हैं आइडिया वालों के और उसके, वो सब कॉल सेंटर्स हैं, वो सब इंडिया में आ गए। इंडिया में इसलिए आ गए कि यहाँ पैसे कम देने पड़ते हैं, तो सैलरी जब कम है तो अमेरिका कम, बात तो फ़ोन से ही होनी है, तो अमेरिकन कंपनीज़ ने यहाँ पे कॉल सेंटर्स अपने भी खोल दिए हैं दिल्ली में, बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों को। हमको क्या फ़ायदा होता है? हमारे वहाँ पैसा भी आता है, हमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, ये फ़ायदा होता है। तो एमएनसीज़ का क्वेश्चन आप अलग से बना लीजिएगा। टेक्नोलॉजी, और हमको फ़ायदा ये हो, हमारे वहाँ टेक्नोलॉजी भी आएगी, पैसा भी आएगा, हमारे लोगों को वो भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, और जो कंपनी जिसने यहाँ बनाया एस्टेब्लिशमेंट उसको सैलरी कम देनी पड़ेगी, उसको मार्केट भी अवेलेबल हो जाएगा, हमारे वहाँ मार्केट बड़ा है, इसलिए हमारे उधर ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो G77 और एमएनसी का इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।